धन्यवाद लहर जी। अभी हमने निखिल जी के और लहर जी के ओपनिंग रिमार्क्स में वो कॉन्टेक्स्ट आज के इस डायलॉग को उन्होंने बहुत अच्छी तरह से रखा है, और मुझे लगता है कि जैसे जैसे हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे वह इसके विभिन्न पहलू हमारे सबके सामने आएंगे, और हम लोग खुद भी एनरिच होंगे उस डिस्कशन से, और आप लोग सबके पार्टिसिपेशन से मुझे लगता है कि यह महत्वपूर्ण विषय हम सबके सामने और देश के सामने आएगा। मैं साउथ एंड ईस्ट एशिया फाउंडेशन का बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने इस महत्वपूर्ण विषय पे, जिसकी की इम्पोर्टेंस जैसे लहर जी ने बताया कि यूएस और ग्लोबल कंट्रीज आज महसूस कर रही हैं, उसको हमारे सामने लेके आए। देवेंद्र जी का जो जज्बा है वो तो हरदम इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं, मैं उनका अभिनंदन कर रहा हूँ। विषयों को समझना, ग्राउंड लेवल पे कनेक्ट करना, लोगों को, उससे जुड़े हुए लोगों को अपने साथ जोड़ना और अल्टीमेटली उसको एग्जीक्यूशन में लाना, ये बड़ा मेहनत का काम है। पूरी उनकी टीम का मैं अभिनंदन करना चाहता हूँ। यशवंत राणा जी मेरे साथ जो आज जिनका सम्मान भी हम लोग करेंगे, उनका भी अभिनंदन है। अपने विनीता जी, विनीता यादव जी एंड जस्टिन एंथनी जी, उनको हम लोग सुनेंगे। मेरे साथ सामने भी कुछ महत्वपूर्ण व्यक्ति, अरविंद गौर जी हैं, अशोक त्यागी जी हैं, और भी सब महत्वपूर्ण लोग हैं। उन सबका आभार और अभिनंदन। जो टॉपिक है उस पर मैं ब्रीफली कुछ बातें कहूँगा। और जो ग्लोबल पर्सपेक्टिव ऑफ डेमोक्रेसी बहुत महत्वपूर्ण विषय है। इसके लिए भारत के परिप्रेक्ष्य में हमें लोगों को जरूर देखना चाहिए। मैं अभी पीछे कॉन्स्टिट्यूशंस की कुछ किताबें भी पढ़ रहा था, देखा था। भारत का संविधान बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत अच्छे ढंग से लिखा गया है। उस वक्त के जो लीडरशिप थी, मैं पढ़ भी रहा था और भी कई हिस्टोरियंस को भी पढ़ा, और भी लोगों को पढ़ा जो कि अथॉरिटी माने जाते हैं कॉन्स्टिट्यूशन से। वो लोगों ने स्पष्ट कहा है कि उस समय की जो जब भारत स्वतंत्र हुआ 1947 में, और 1950 में हमें जो कॉन्स्टिट्यूशन मिला, संविधान भारत का मिला, उस समय उन लोगों का इतना एक्सपीरियंस हो चुका था ग्लोबल लेवल पे, भारत के लेवल पे, एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे। उन लोगों ने इतने बढ़िया ढंग से उस संविधान को लिखा कि आज 75 साल जब हम अमृत महोत्सव भारत का मना रहे हैं, तब भी हमारी डेमोक्रेसी उतनी वाइब्रेंसी के साथ आगे बढ़ रही है। और उसने बहुत सारे हमारे जो लक्ष्य उस वक्त के संविधान के निर्माताओं ने हमारे सामने रखे थे, जो अल्टीमेटली डेमोक्रेटिक सेटअप में अचीव करने के लिए महत्वपूर्ण थे, उन सबको आज हम बहुत हद तक अचीव कर पाए। और मैं उन लोगों का भी आज बहुत अभिनंदन और आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि वह संविधान उन्होंने हम लोगों को दिया। उस संविधान के बगैर कभी भी डेमोक्रेसी इस तरह फलीभूत नहीं हो सकती। 1947 में हमारे साथ पाकिस्तान भी स्वतंत्र हुआ था। उसे भारत का पार्टीशन का दुखांत वो हिस्सा था, लेकिन उसकी स्थिति और आज भारत की स्थिति में अगर देखें तो महत्वपूर्ण बदलाव यह है कि हमने एक डेमोक्रेटिक कंट्री के रूप में अपने आप को स्टैब्लिश किया। और यह एक महत्वपूर्ण है, क्योंकि ग्लोबल पर्सपेक्टिव ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी को जब हम देखें तो यह जो फर्क है, यह बिल्कुल साफ हमारे सामने आता है कि प्रजातांत्रिक मूल्यों के साथ जिस देश ने, जिस कंट्री ने अपने को सत्ता को लागू किया, और जहां पे प्रजातांत्रिक मूल्य नहीं है, उसके ग्रोथ और में बहुत बड़ा फर्क है। उसके बाद 1971 का हम एग्जांपल देखें तो बांग्लादेश पाकिस्तान से अलग हुआ। और आज ग्लोबली, क्योंकि मैं इकोनॉमिक्स का विषय देखता हूं भारतीय जनता पार्टी में, वो देखता हूं तो आज वहां पे डेमोक्रेसी वाइब्रेंसी है बांग्लादेश में। तो 1971 में स्वतंत्रता होने के बाद भी जिस तरह की इकोनॉमिक ग्रोथ बांग्लादेश में हो रही है, वह अपने आप में यह स्टैब्लिश करती है कि डेमोक्रेसी, प्रजातंत्र बहुत महत्वपूर्ण तरीके से देश के विकास के लिए योगदान करता है और बढ़ाता है। दूसरी बात मैं ये भी कहना चाहता हूं कि जब हम डेमोक्रेसी की बात करते हैं तो
the importance in democracy is participation in policy making. That is very important. प्रजातांत्रिक मूल्य या सत्ता का एक अवधारणा या एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर तो है, वो तो है, लेकिन पॉलिसी मेकिंग में आम लोगों की हम कैसे इंटीग्रेटेड अप्रोच के साथ उनकी पार्टिसिपेशन को सुनिश्चित करते हैं, दैट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. और उस पार्टिसिपेटिव डेमोक्रेसी के लिए पीपल्स पार्टिसिपेशन in democracy means you have to participate in a share in the power and share in the law making. That is very important. Unless the people's opinion and aspirations are not taken into consideration into the law making, democracy cannot flourish and democracy cannot deliver. So the thing is, participation of the common man to the last person, to the downtrodden, to the backward people, or all geographical area people, they have to have a share in the power. और उसके लिए जब हम उस स्ट्रक्चर को देखते हैं, मैं इसलिए भी कह रहा हूं कि हमें अगर ग्लोबल लेवल पे भारत की को स्टैब्लिश करना है एज ए डेमोक्रेटिक कंट्री और उसकी बात को, उसके एक्सपीरियंस को ग्लोबल लेवल पे एक्सपाउंड करना है, लोगों को उसके एक्सपीरियंस को साथ में लेके जाना है, तो उसके लिए जो हम लोगों ने इंस्टीट्यूशंस खड़े किए हैं, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट. और नेहरू जी को मैं जरूर इस बात के लिए, गांधी जी को भी उसके लिए मैं उनका अभिनंदन भी करता हूँ. कई बार कहता हूँ कि he was an institutional builder. There were many differences we had with him on many issues, but as a builder of institution, he has contributed a lot to the country. और चाहे सरदार पटेल हो, महात्मा गांधी हो, B.R. अम्बेडकर हो, जो और मौलाना आजाद है, इन सब लोगों ने जो इंस्टीट्यूशंस बिल्ड किए वह बहुत महत्वपूर्ण थे और उसी ने वाइब्रेंसी हमारी डेमोक्रेसी में लाई और आज हम उसके साथ सरवाइव कर रहे हैं. और ऐसा नहीं है कि भारत में इंडिया डिड नॉट सी कॉन्फ्लिक्ट्स इनटू द एट द टाइम ऑफ 1947. इंडिया इवन जो एटली थे, जो यूके के प्रेसिडेंट थे, ही ऑन रिकॉर्ड सेड कि इंडिया will not survive as a democracy for more than 10 years. क्यों? Because India is, सारे उस लोग के पैरामीटर्स थे, they had created a big challenge for Indian democracy. India was a poor country, education penetration was low, and even we had a highly diversified society. चाहे religious beliefs को देख लो, languages को देख लो, कल्चर को देख लो, खान पान को देख लो, ट्रेडिशंस को देख लो, इंडिया इज अ वेरी डाइवर्सिफाइड कंट्री. तो दीज वर वेरी बिग चैलेंजेस. अ पुअर कंट्री, not very well educated at that point of time, seen the subversion of more than 1,000 years by Mughal invaders and different invaders, even British invaders. उसके बाद भी हम लोगों ने इतनी डाइवर्सिफिकेशंस को एसिमिलेट करते हुए आज we have become a very vibrant democracy, and that is because the ingredients into Indian culture and tradition were very well entrenched. Democratic जो हमारे यहाँ थॉट प्रोसेस है वह बहुत वेल एंट्रेंच्ड थी. और मैं इसलिए भी कह रहा हूँ कि प्रधानमंत्री जी ने भी अभी परसों अपने भाषण में उसमें उसको उद्धृत किया, हमें डेमोक्रेसी और लॉ और कॉन्स्टिट्यूशन के लेसन विदेशों से नहीं सीखने पड़े. वो ठीक है कि हमने उनकी थॉट प्रोसेस को, ब्रिटिश को और यूएस के एक्सपीरियंस को एसिमिलेट किया इन मेकिंग लॉ एंड कॉन्स्टिट्यूशन एक्सेट्रा, बट वी हैव अ लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ 2005 इयर्स वेयर गणराज्य उस समय थे, जो साक्य कम्युनिटीज थी, लिच्छवी कम्युनिटी जिसको गौतम बुद्ध जहाँ से बिलोंग करते थे, वहाँ पे एक रिपब्लिक्स थे. Everybody used to participate. So we had a strong tradition of democratic institution and thought process in the country. We did not need any lessons at all. तो इतने diversified और difficulties के बाद भी हम लोग successful इसलिए हो गए कि हमारे पास बहुत अच्छा historical background था. और मैं एक दो बातें और कहूँगा, क्योंकि मैं लॉ भी पढ़ता हूँ, कॉन्स्टिट्यूशन भी पढ़ता हूँ, और प्रधानमंत्री जी ने एक चैलेंजेस अभी सामने रखे हैं हमारे मोदी जी ने, कि धीरे धीरे जो न्यू टेक्नोलॉजीज आ रही हैं वह जो है वो दोस टेक्नोलॉजीज हैव द कैपेबिलिटी ऑफ डिसरप्शन.
डिसरप्टिव, चाहे वो सोशल मीडिया हो, दे हैव द पोटेंशियल ऑफ डिसरप्शन। अभी 18 तारीख को पार्लियामेंट में क्रिप्टो करेंसीज पे बिल आएगा, क्रिप्टोज पे, ब्लॉकचेन पे जिस तरह से आएगा, वी हैव लॉन्ग डिस्कशंस ऑन दोस ऑन दैट बिल, ठीक है। तो श्योरली दे कैन डिसरप्ट एनी कंट्री एंड डेमोक्रेटिक प्रोसेस। तो इस जो इनकी जो डिसरप्टिव पोटेंशियल टेंडेंसीज है, उसको भी ग्लोबल लेवल पे हमें एक ग्लोबल इनिशिएटिव लेना है, चाहे टैक्सेशन लॉज हो, चाहे टेररिस्ट मनी का फ्लो हो, उन सब चीजों को। तो मुझे लगता है कि वह एक महत्वपूर्ण विषय प्रधानमंत्री जी हम सबके सामने रखा है। इस चीजों पे भी हम आगे डिस्कस कर सकते हैं, करना भी चाहिए। और अल्टीमेटली जो मैं ये जो कहना चाहता हूं कि जिस चीज पे मैं विषय पे आपके अपनी बात को समाप्त करूंगा, वह है कि जो आज का विषय है वो महत्वपूर्ण इसलिए है कि इंडियन एक्सपीरियंस ऑन डेमोक्रेटिक बिल्डिंग डेमोक्रेसी, बिल्डिंग डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस एक्सेट्रा हैव and bringing success to the whole process of economic all-round developments in economy, politics have surely lessons for the global platform arena and countries to learn about. और ऐसा, और उस जब हम भारत के एक्सपीरियंस को देखते हैं तो उसकी हिस्टोरिकल एनालिसिस करना बहुत जरूरी है ग्लोबल लेवल पे। आप देवेंद्र जी इसको जरूर, इसके हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव पे इस पे जरूर डॉक्यूमेंट जरूर निकालेंगे। मुझे लगता है कि जो भारत के 1947 की इतिहास के बाद अभी जो 75 वर्ष है, ऐसा नहीं है कि जो शुरू में मैंने जो चैलेंजेस बताए उसको कैसे हमने ओवरकम किया, कॉन्स्टिट्यूशनल लेवल पे कैसे ओवरकम किया, उसके बाद भी हमारे पास बहुत देश में चैलेंजेस आए थे और उन चैलेंजेस को हमने कैसे मीट आउट किया। इट वाज द पीपल्स विल दैट वी वर एबल टू ओवरकम। देयर वर सीवियर चैलेंजेस टू डेमोक्रेसी एंड देयर वर मेनी टाइम्स that time we could have got derailed on the process. हमारे सामने मैं कुछ चीजें बताऊंगा which were serious challenges and we were able to overcome because of the participative democracy institutions and the collective will and decision making in the whole system. मंडल कमीशन का एक बहुत बड़ा चैलेंज उस समय आया। मैं उस समय तो काफी एक्टिव था पोस्ट इमरजेंसी के बाद, जब ये सारा उस 1985 के आसपास था, वो था। दूसरा में जो सबसे पहला चैलेंज जब हम स्वतंत्र हुए थे उस समय आर्टिकल ऑफ एक्सेशन को साइन करने के कारण सरदार पटेल की जो हिस्टोरिकल कनोटेशंस हैं, वह भी एक बहुत बड़ा लेसन है फॉर ग्लोबल। वी हैव नॉट डॉक्यूमेंटेड देम एज वी शुड डू। ब्रिटिश हिस्टोरियंस को जब मैं देखता हूँ, दे हैव बीन एबल टू डू a lot on the historical perspective। हमें और करना चाहिए। मैं जस्टिस ऑस्टिन की किताब भी पढ़ रहा था तो उसमें मुझे लगा कि एक्सेस टू डेटा प्रोटेक्शन लॉ जरूर हमारे सामने आ रहा है, बट मेनी ऑफ द आर्काइव्स एंड अदर फाइल्स एक्सेट्रा नॉट वेरी वेल अवेलेबल टू historians and researchers etc. We need more access to those data and files and those analysis so that we can have better writing of the history. आर्टिकल ऑफ एक्सेशन है, फिर उसके बाद अभी आर्टिकल 370 को, जो कि हमारे लिए डिसइंटीग्रेशन का एक बहुत बड़ा रीजन था, उसको हम लोगों ने कैसे उसको ओवरकम किया। इवन अयोध्या मूवमेंट 500 साल का पूरा आंदोलन था जिसमें कई लोग शहीद हुए। उस आंदोलन को भी 1992 का इश्यू ले लो, या अभी अयोध्या मंदिर का भव्य निर्माण हो रहा है, और भी काशी विश्व और मथुरा के इश्यूज है। सब डाइवर्सिटीज को देखते हुए हम लोग कैसे उस चैलेंजेस को मीट आउट कर रहे हैं। फिर कई बार आर्टिकल 356 जो यूज हुआ, हाउ द फेडरल स्ट्रक्चर दैट वी हैव अडॉप्टेड, whether it is there are conflicts between center and the states, whether it is cooperative federalism or competitive federalism, ये सारे भी challenges we have been able to overcome। और अल्टीमेटली 2-3 चीजें और महत्वपूर्ण है, वह है सबसे महत्वपूर्ण चैलेंज मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, वो कभी नहीं भूलना चाहिए, वह था 1975 का इमरजेंसी। जब
कांग्रेस और इंदिरा गांधी को देश और कभी माफ नहीं करेगा। मैं खुद भी उस वक्त 3 महीने जेल में था, 8वीं में पढ़ता था, 13 साल का था, हमें जेल में डाल दिया। मैं यहाँ दिल्ली में जेल में था। मेरी माँ को, हम 3 ही लोग परिवार में थे, मेरी माँ को तिहाड़ जेल में रखा था और मेरे पिताजी को नागपुर जेल में रखा था। तो वो 1975 का इतिहास हमें नहीं मिलना चाहिए। और अगर इंडियन डेमोक्रेसी की हिस्टोरिकल ग्लोबल पर्सपेक्टिव में अगर हम देखें तो ग्लोबली वी आर एप्रिशिएटेड फॉर आवर डेमोक्रेटिक अचीवमेंट, लेकिन हमारे को जो मार्क मिलता है वो 98% का है। 2% मार्क्स हमारे डेमोक्रेसी में कटते हैं, वह है इमरजेंसी के कारण। अगर वहां पे कलेक्टिव लोगों का इतना ज्यादा सामूहिकता से उस आंदोलन को खड़ा नहीं किया होता लोगों ने, भारत के देश की जनता ने, तो वह इमरजेंसी के बाद हम लोग, हमारे यहाँ पे प्रजातंत्र नहीं होता। तो उस चीज को भी हिस्टोरिकली लोगों को जानना चाहिए कि एक बार जब पूरा डेमोक्रेसी को सबवर्ट करने की इंदिरा गांधी ने कोशिश की तो सारा देश खड़ा होकर, ये यहाँ तक उस 1978 जो 77-78 में यहाँ तक हो गया था कि इंदिरा गांधी खुद भी इलेक्शन हार गई अपना, और उसको इस तरह लगता था कि अब सारे देश में पूरा मेरा ही एक छत्र राज हो गया, कोई बोलने की हिम्मत नहीं कर सकता, सब किसी की हिम्मत नहीं है कि कुछ भी बोल दे सत्ता के खिलाफ। तो उसके ऊपर भी हमारे देश के लोगों ने इंग्रेडिएंट था उनके अंदर डेमोक्रेटिक राइट्स का, तो उसको हम लोगों ने खत्म किया। दूसरे कुछ भी इश्यूज हैं जो मैं ज्यादा नहीं टैकल करूंगा, बट जो कॉलेजियम का इशू है, चैलेंज है, जो पिलर्स ऑफ डेमोक्रेसी के कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, चाहे जुडिशरी और लेजिस्लेशन का, और फिर मीडिया का, आज मीडिया के लोग भी हमारे साथ हैं। जब ये जो पिलर्स ऑफ ब्यूरोक्रेसी है ओवरस्टेप करते हैं एक दूसरे के ऊपर, तो एक अलग चैलेंजेस क्रिएट होते हैं, वह भी हम लोगों ने फेस किए हैं, उनको भी हम लोग अल्टीमेटली सेट आउट करते हैं। और ये लॉज लाइक सेडिशन, ये सारे भी बात है। और अब मैं अपनी बात को इस बात से खत्म करूंगा कि जब वी रीड जो जूरिस्प्रूडेंस, अगर लॉ को हम देखें, लॉ इज एन इम्पॉर्टेंट पिलर। कॉन्स्टिट्यूशन तो एक होली बुक है ही हमारे संविधान में जो प्रजातंत्र के लिए, लेकिन जो हमारे कानून है वह उस चीज को एक्सप्लेन करते हैं, तो किस तरह से सरकार चलेगी, किस तरह जनता चलेगी, किस तरह रूल ऑफ लॉ रहेगा। तो उसमें जनरली अगर आप रोमन हिस्ट्री, लॉ मेकिंग वगैरह की देखेंगे तो उसमें यह होता है कि जो लॉ बनते हैं वो हरदम सॉवरेन को पावर दे देते हैं। तो अगर लोग, जो लॉ के अंदर, लॉ मेकिंग में कॉमन मैन कलेक्टिव विल अगर नहीं आई, जनता की बात नहीं आई, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी के थ्रू पार्लियामेंट को सॉवरेनिटी हमने नहीं दी लॉ मेकिंग में, जो कि इलेक्टेड बॉडी है, अकाउंटेबिलिटी जो है ऑफ द इलेक्टेड। अरुण जेटली जी कई बार कहते थे टायरेनी ऑफ द अनइलेक्टेड, इस चीज से हमने बच के रहना चाहिए। अल्टीमेटली जो पॉलिटिशियंस और पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव को हम कितना भी कह दें, जो अकाउंटेबिलिटी हमारे यहाँ 5 साल के अंदर उनकी फिक्स की गई है, वह डेमोक्रेसी के लिए महत्वपूर्ण है। ना ब्यूरोक्रेसी में है, ना जुडिशरी में है, ना मीडिया में, वो अकाउंटेबिलिटी सिस्टम के अंदर नहीं है। पॉलिटिकल क्लास के पास लॉ मेकिंग का पावर पूरी तरह से मुझे लगता है कि होना चाहिए, और वह है भी हमारे संविधान में। उस चीज को हम सब लोगों ने कलेक्टिवली, संसद की गरिमा को प्रोटेक्ट करना बहुत आवश्यक है। यही चीजें मैं अल्टीमेटली बात करना चाहता था आप सबके पास, और यह कह के मैं अपनी बात को समाप्त भी करूंगा कि यह जो लेसन है इंडिया के डेमोक्रेसी के, ये पूरे विश्व को बहुत महत्वपूर्ण उनको जानकारी दे सकते हैं। और मुझे लगता है आज का ये डायलॉग जो है, ये चर्चा है, हम लोगों के लिए इसके लिए बहुत सारी चीजें सामने लेके आएगा। और अगर हमने इसका डॉक्यूमेंट निकाला तो जरूर हम लोग बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन देश के लिए करेंगे। बहुत बहुत शुभकामनाएं। Thank you so much, sir. That was indeed a very well-researched document that you just read out, and thank you so much for pointing out those discrepancies and the various challenges that we've had ever since India was formed as a nation and was declared a democracy. Sir,
before we go forward, I'm going to